हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पल्स। मैं आज इंग्लिश में आपके लिए लेके आई हूँ वॉइस का टॉपिक। तो वॉइस जिसको हम एक्टिव और पैसिव कहते हैं, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, ये नहीं इम्पोर्टेंट होता कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट दैट मीन डूअर भी बोल सकते हैं, इसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट बेस मीन कि काम क्या हो रहा है या किस पर काम हो रहा है। जब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तब हम उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर कि कंसेप्ट क्या है इनका, एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव है, और अगर ऑब्जेक्ट और वर्क इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस होता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेस कि टेंस बेस्ड जो हैं, टेंस एंड वॉइस, कि इसमें होता है टेंस बेस्ड मतलब कि पहले जो टेंसेस से रिलेटेड हैं उनके वॉइस करेंगे। तो टेंसेस में हमने क्या क्या किया, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या किया, प्रेजेंट इन डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। उसी तरह पास्ट में हमने क्या क्या किया, पास्ट इन डेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर में, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ इनको अब। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो टेंसेस में मतलब हम करते हैं 12 कैटेगरीज इनकी हम करते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की सेंस में। ठीक है, लेकिन जब वॉइस की बात करते हैं हम, वॉइस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस जो है वो वॉइस में नहीं बनता है। क्लियर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम क्या लगाते हैं, विल हैव, शैल हैव, और फोर्थ वर्ब और जो है सिंस और फोर वाला कंसेप्ट इसमें ऑलरेडी आता है। तो इसका जो है टेंस चेंज हम वॉइस में नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, लेकिन उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दैट मीन कि जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका हम कोई भी वॉइस नहीं बनाते हैं। क्लियर। और एक और देखिए, इसमें क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनेगा। तो दैट मीन वॉइस में जो है हम 8 पार्ट जो हैं टेंसेस के वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखिए हम इनको शुरू करते हैं अब कि टेंसेस में जो 8 अपनी कैटेगरीज हैं उनको कैसे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो टेंसेस में ये आपकी बेसिक चीज़ हो गई कि क्या क्या हमने टेंसेस में वॉइस वाले पार्ट में डिस्कस करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बेसिक पहले देखिए, बेसिक में क्लियर करवा रही हूं आपको, बाद में हम जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब देखिए एक्टिव में क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस
वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की मतलब कोई भी फॉर्म जो है वो हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग, क्लियर। और पैसिव में लेकिन क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। कौन सा होता है सब्जेक्ट, जो पहले ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो आएगा इस वर्ब के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है बाय, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, दैट मीन जो पहले सब्जेक्ट था, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक्टिव और पैसिव में रहता है, क्लियर। तो अब देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। हाँ जी, पर्सन देखिए थ्री पर्सन हम करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी और वी से बनता है अस। सेकेंड पर्सन में यू, और यू का यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, ये केसेस आते हैं। ही से बनता है हिम, शी से बनता है हर, और दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, क्लियर। तो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो किस चीज़ में चेंज होगा, आई मी के अकॉर्डिंग, वी अस के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, ही से हिम, शी से हर बनेगा, दे से देम, और इट का इट ही रहता है, क्लियर। ये अब आपकी हो गई बेसिक चीज़ें, क्लियर। तो अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि अगर आपको ये जज करना है कि एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि हम रूल में क्या करते हैं कि बाय आता है तो वो पैसिव बनाता है हमेशा, लेकिन कई बार जो एग्जामिनर देता है वो बाय नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसिव केस होता है। जैसे देखिए मैं सेंटेंसेस लिखती हूँ, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है, क्लियर। The house was being made। देखिए करिए इनको आइडेंटिफाई। शी रोट अ लेटर, शी इज टीचिंग साइंस, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, अ लेटर वॉज रिटन, द हाउस वॉज बींग मेड। मेड और बिल्ट भी कह सकते हैं हम, हाँ जी। तो ये सेंटेंस देखिए ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है। इसमें भी इज और फोर्थ वर्ब है, ये भी एक्टिव है। हैज़ है, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड वर्ब आती है, ये भी एक्टिव है, ठीक है। अब लेटर है, वॉज है, रिटन है। तो अब देखिए अब वॉज भी है और रिटन भी है, दैट मीन हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। अब चाहे देखिए इसमें बाय नहीं लगाया गया है, बाय नहीं लगाया गया है ना, तो लेकिन ये फिर भी क्या है, पैसिव है, क्लियर। अब उसी तरह वॉज है, बीइंग है, थर्ड वर्ब है, दैट मीन इसमें भी यही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 3 वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो ये भी पैसिव है। अब देखिए इन सेंटेंसेस में बाय नहीं लगाया गया है तो भी ये क्या है, पैसिव फॉर्म में है। तो दैट मीन आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे होगी कि ये पैसिव फॉर्म में है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या कहा है, देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव का,
तो एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे कि टेंस कौन सा है। क्लियर? लेकिन जब भी पैसिव वॉइस बनेगा वो किसी भी टेंस का है, जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ V3 है, दैट मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे तो हैज हैव के साथ भी होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए आप, हैज हैव आ गया और थर्ड वर्ब आ गई, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो पैसिव हो। अब हैज हैव वाला पैसिव कैसे बनेगा वो परफेक्ट टेंस में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए और उसमें वर्ब 3 का स्ट्रक्चर भी अगर कंप्लीट है तो दैट मीन वो सेंटेंस क्या है, पैसिव है, चाहे उसमें बाय लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। क्लियर? तो ये पैसिव में बाय क्यों नहीं लगाते हैं इनमें, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड है। अब जैसे अगर मैं आपको कहती हूं द थीफ वाज कॉट, ठीक है, तो अब चोर पकड़ा गया तो अंडरस्टूड है ये चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। क्लियर? तो जो चीजें जो हैं अपने को क्लियर हैं या नॉन के लिए आती हैं तो उस कंडीशन में बाय नहीं भी लगाया जाता है। क्लियर? कि अगर कंफर्म है कि ये काम एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि ऐसे ही है, अब पेशेंट को कौन ट्रीट करेगा, डॉक्टर ट्रीट करेगा, तो इस तरह से इन तरह के सेंटेंसेस में अलग से जो है बाय लगा के ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं रहती है, या कोई अननोन है, क्लियर नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं समवन स्टोल माय बुक, ये देखिए हाँ जी, ठीक है, समवन स्टोल माय बुक, तो हम क्या बनाएंगे, माय बुक, सेकेंड वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग वाज वर्ब लगेगा, वाज स्टोलन। ठीक है, अब ये क्या है, इनडेफिनेट है, कंफर्म नहीं है कि किसने चुराई, ठीक है ना। तो इस केस में भी जो है बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तीसरा देखिए, यू मस्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हाँ जी, तो अब इसमें क्या बनेगा, आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब ये सेंटेंस जो है इसी तरह से सही है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और ये भी मिलेगा आवर एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि ये अपने को आते हैं ऑप्शन बेस में। अब आपको कंफ्यूजन रहती है कि ये तो दोनों सही है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। ठीक है, तो देखिए दोनों में से कौन सा सही है, तो ये दोनों आपके अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है वो इसको क्लियर करेगा कि ये सेंटेंस जो है सही है। क्यों, रीजन समझिए, क्योंकि अब ये क्या है, अपनी मॉरल ड्यूटी है, ये क्लियर है ना, ये मॉरल ड्यूटी है अपनी कि हमारे बड़ों का हमें आदर करना चाहिए। क्लियर? तो अब ये जरूरी नहीं है कि हम ही करेंगे, ये तो सभी के लिए है ना। ठीक है, तो जो चीज जो है सबके लिए, अब ये वी जो है आप और हमारे लिए नहीं कर रहा, वी क्या है, कॉमन, एक जनरल, सभी लोगों को जो है क्लियर कर रहा है कि सबको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। क्लियर? तो अब इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं, या तो अननोन इनडेफिनेट हो, क्या कि पर्सन क्लियर नहीं है,
या अंडरस्टूड है या अपनी जो मॉरल ड्यूटी है कि ये काम हमें करना ही करना है, जैसे ट्रैफिक रूल्स है तो ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, यही लिखेंगे ना, क्योंकि सबको पालन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अपने लिए नुकसान रहेगा। क्लियर? तो जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं मॉरल ड्यूटीज वाले हैं या इंडेफिनिट वाले हैं, उन सेंटेंसेस में हमेशा बाय लगे ही लगे ये जरूरी नहीं है। अगर इस तरह की दोनों ऑप्शंस आपको आती हैं तो उस केस में विदाउट बाय वाला जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये चीजें आपकी हो गई बेसिक। मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, किस में जो है हमेशा बाय लगता है, किस में नहीं लगता है, ये चीज मैंने आपको बताई। चेंज कैसे करना है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ये चीजें क्लियर जी। अब ये बेस आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टेंसेस पे कि टेंस बेस्ड सेंटेंस जो है वो बनेंगे कैसे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके वॉइस का टॉपिक जो है मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि मैं आपको पैरेलल समझाने वाली हूँ। अब टेंसेस में एक एक करके नहीं समझाऊंगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, एक ही सेंटेंस लेंगे हम और उसको तीनों जो है टेंसेस में चेंज करेंगे ताकि आपको चेंजेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखिए, शी राइट्स अ लेटर। कॉन्टिन्यूस में क्या स्ट्रक्चर रहता है, शी, इसमें क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आती है, इसमें रहता है एज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, हैज हैव प्लस V3। क्लियर जी। तो पैसिव में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, टेंस चाहे कोई भी है, जो स्ट्रक्चर में कोई भी वर्ब आपको दी है, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड वर्ब का ही यूज होगा। क्लियर? तो इसमें देखिए, पहले ये शी इज राइटिंग अ लेटर और शी हैज written a letter। क्लियर? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा देख लीजिए। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो चेंज देखिए इसको, ए लेटर इज, क्या जी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, किसमें चेंज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज किसमें होगा, सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। ठीक है जी, चेंज तो यही होना है। तो देखिए, ए लेटर इज थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग रिटन बाय, शी से क्या बन गया, हर। क्लियर? अब इसको देखिए, इसमें क्या रहना है, देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है इसका। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये V4 हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो चेंज कैसे होगा, ये ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ये एक्टिव में है, पैसिव क्या बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, ठीक है। प्लस V4 है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। क्लियर, ठीक है जी। तो V4 जो है वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, शी इज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर ए है तो इज बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय और हर। क्लियर जी, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, ठीक है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो अब इसमें क्या चेंजेस रहेंगी, वही सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। तो देखिए ए लेटर, हैज का हैज ही रहेगा, सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। हैज हैव का आपने हैड नहीं बनाना, वो पास्ट में जाएगा, ठीक है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। अब देखिए तीनों स्ट्रक्चर मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपको। ए लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म है तो इज एम आर में चेंज हुआ। इधर ऑलरेडी अपने को इज एम आर दिया था तो इज एम आर का इज एम आर रहेगा। V4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। तो जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो किस में आ गई, बीइंग में चेंज हो गई। और उसके साथ थर्ड फॉर्म वही जो स्ट्रक्चर है अपना, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह। परफेक्ट में देखिए सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया जी, हैज हैव आ गया। तो हैज हैव है तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, बीन ऐड करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस जो पहले ऑब्जेक्ट था हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय और प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। क्लियर जी, ठीक है। तो अब ये प्रेजेंट का आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर जी, चलिए अब इसका पास्ट देखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बाद में करेंगे इंटेरोगेटिव के अंडर। क्लियर, तो अब देखिए पास्ट टेंस। मेनली जो है आपको इनडेफिनेट में थोड़ा डाउट रहता है, तो अगर इनडेफिनेट आपका क्लियर हो जाता है तो बाकियों में डाउट जो है आपको कम रहता है, क्योंकि इज एम आर दिया है तो इज एम आर ही लगाना है आपने, हैज हैव लगाया दिया है तो हैज हैव ही लगाना है आपने। क्लियर, तो अब देखिए पास्ट इंडेफिनेट की, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, हाँ जी, पास्ट इंडेफिनेट में क्या स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ सेकंड वर्ब का ही यूज करते हैं हम। क्लियर, प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अपना एक्टिव का स्ट्रक्चर। पैसिव में क्या करते हैं इसको, सब्जेक्ट भाई जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस सेकेंड वर्ब जो है चेंज होकर क्या बनाती है, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म बाय और प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। क्लियर, तो देखिए स्ट्रक्चर, शी रोट मैनी पोइम्स। हाँ जी,
क्या बनेगा? मैनी पोइम्स। हाँ जी, अब पोइम्स प्लूरल हो गया तो क्या बन जाएगा? वर रिटन। ठीक है जी, सेकंड वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग वाज वर्ब बन गया। रिटन बाय शी से बन गया हर। क्लियर? तो उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूज में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करके इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट वही जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। ओके, तो क्या बनेगा? शी वॉज राइटिंग मैनी पोइम्स। हाँ जी, क्या बनेगा? मैनी पोइम्स वर। क्लियर जी? अब देखिए, शी सिंगुलर है तो वाज आए हैं, लेकिन पोइम्स प्लूरल बन गया तो क्या आ गया? वर आ गया। वर बीइंग रिटन बाय हर। क्लियर जी? पास्ट परफेक्ट में देखिए, एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो पैसिव में इसका क्या बनता है? सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। क्लियर जी? तो जैसे शी हैड रिटन मैनी पोइम्स। क्या बनेगा इसका? मैनी पोइम्स हैड बीन रिटन बाय हर। क्लियर जी? देखिए, एक ही सेंटेंस मैंने तीनों में आपको पैरेलल लिख के दिया है ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए नेक्स्ट। ये आपका हो गया जी पास्ट इन डेफिनेट टेंस। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में भी इसी तरह तीनों टेंसेस हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाओगे उसको। जो है एक्सरसाइज जो है आपको साथ में करवाई जाएंगी, साथ के साथ जो एक्सरसाइजेज आप करोगे तो आपको टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो है वो बनता ही नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और प्लस ऑब्जेक्ट। चेंजेस को किस में करते हैं? पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। क्लियर जी? जैसे शी विल कॉल मी।
क्या? तो मी से क्या बन गया? आई विल बी। अब आई के साथ क्या है? शेल लगाते हैं हम, ठीक है। आई वी के साथ शेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो आई शेल बी कॉल्ड बाय हर। क्लियर? तो इस तरह से इसका जो है विल शेल में कन्वर्ट हो सकता है, शेल विल में कन्वर्ट हो सकता है। विल का विल भी रख सकते हैं, क्योंकि टेंसेस में आजकल हम विल और शेल का अलग अलग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको विल और शेल वाली ऑप्शन आती है तो आई और वी के साथ शेल का यूज़ जो है हम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है वो सही बनेगा। क्लियर जी? दोनों ऑप्शन अगर आपको मिलती हैं, विल भी मिलता है, शेल भी मिलता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आई और वी के साथ शेल का यूज़ हम करते हैं, तो इसलिए आई शेल बी कॉल्ड। ओके, हाँ जी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी लगा होता है और फोर्थ वर्ब लगी होती है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट का देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो इसी सेंटेंस कन्वर्ट करें, देखिए पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है, जो पहले ऑब्जेक्ट था, प्लस विल हैव बीन। ठीक है जी, क्या यूज करेंगे? परफेक्ट जहां भी आ गया पैसिव बनाने में उसमें आता है बीन का यूज, प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? से शी विल हैव कॉल्ड मी, ये बनेगा इसका, ठीक है। सेम का शी विल कॉल मी, शी विल हैव कॉल्ड मी, तो मी से फिर वही आई विल हैव बीन कॉल्ड बाय हर। क्लियर है जी? ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? विल हैव बीन। ओके, तो ये आपके हो गए सिंपल जो है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो टेंस बेस्ड थे। क्लियर है जी? अब टेंसेस के ही हम आगे करते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का देखिए कैसे चेंज जो है वो किया जाता है। बाकी रूल वही सेम ही रहेंगे, टेंस के जो हैं वही फॉलो करेंगे, लेकिन जो है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। क्या बनेगा? हाँ जी, इसमें मेनली आपने एक तो ये ध्यान रखना है, वॉइस में कभी भी टेंस का चेंज जो है वो आपने नहीं करना है। आप लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हो कि लोग क्या करते हो, क्योंकि नरेशन में जो है हम टेंस चेंज करते हैं सेट के अकॉर्डिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे नरेशन के टॉपिक में, लेकिन आप लोग उसी कंसेप्ट को वॉइस में भी फॉलो कर देते हो कि टेंस जो है चेंज कर देते हो। तो वॉइस में आपने ध्यान रखना है कभी भी टेंस का चेंज नहीं होना है, ना टेंस ना सेंस, ये दोनों कभी भी चेंज नहीं करनी है। क्लियर? तो इंटेरोगेटिव देखिए, अब इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो इंटेरोगेटिव दो टाइप का अपने पास वॉइस में जो है वो आता है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं इसके? एक तो आता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप मीन्स कि स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? और दूसरा होता है WH फैमिली, WH टाइप कह सकते हो या फैमिली कह सकते हो। WH मीन्स कि जो WH वर्ड से वट, व्हेन, विच, वाई, हुज, हूम, इस तरह के वर्ड से जो शुरू होता है, और हाउ, ठीक है, इस तरह से अगर स्टार्ट होता है तो दोनों के स्ट्रक्चर देखिए क्या रहती हैं। उसी तरह सेम हम डिस्कस करते हैं इसमें प्रेजेंट इन डेफिनिट। अगर प्रेजेंट इन डेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपने को पता है डू, डज और
फर्स्ट फॉर्म का हम यूज जो है वो करते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाइज सेम ही रहने हैं। चलिए लिख लीजिए चाहे आप, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव से क्लियर है प्रश्न वाला। ओके, तो ये चेंज इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाते हैं हम। डू डज जो है वो चेंज होना है इज एम आर के अकॉर्डिंग, और उसके साथ जाएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप लगाओगे बाय, और उसके बाद लगाओगे ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है आपने इसमें। नरेशन में क्वेश्चन मार्क रिमूव होता है, वॉइस में कभी भी क्वेश्चन मार्क रिमूव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपने। एग्जाम्पल देखिए, डू यू वॉन्ट इट, क्या बनेगा, डू के अकॉर्डिंग इज इट, क्या इट के अकॉर्डिंग इज आएगा, इट इज इट वांटेड बाय यू। क्लियर? ये स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। क्लियर? अब देखिए WH फैमिली वाला, इसी का सेम देखिए, व्हाट डू यू वांट। हाँ जी, तो व्हाट का व्हाट एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? जब भी WH फैमिली वाले वर्ड्स आएंगे उनको आपने एक साइड कर देना, उनको नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज, सिर्फ हु को छोड़ के बाकी वर्ड सेम एज इट इज जो है रहते हैं। व्हाट का व्हाट ही रहेगा। डू यू वांट, तो फिर वही आ गया डू यू वांट। ठीक है, डू के अकॉर्डिंग इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आनी है, वांटेड बाय यू। अब ये मैं दोनों आपको लिख के देती हूँ, आपने मुझे ये बताना है कि इसमें सही कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, व्हाट इज वांटेड बाय यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू बीट हिम, तो व्हाई इज ही बीटन बाय यू। ये सही है, या मैं इधर लिखती हूँ आपको। ठीक है, व्हाई डू यू बीट हिम, व्हाई ही इज बीटन बाय यू। देखिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है सही है, क्योंकि जो ऑप्शन आती हैं आपको वो इसी तरह से आती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप कि कौन सा सही है, वाई इज ही बीटन बाय यू और वाई ही इज बीटन बाय यू। ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है, आपके अकॉर्डिंग ये दोनों सही है। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर गलत है। अब देखिए कैसे आप जज करेंगे इसको। मैंने आपको क्या कहा कि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर ही हमने फॉलो करना है। तो इसमें देखिए अगर व्हाट को हटा दें हम, ठीक है, व्हाट इज वांटेड बाय हो गया, व्हाई डू यू बीट हिम। अब व्हाई को अगर हम हटा दें तो देखिए इज ही बीटन बाय यू। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो अगर हम वाई को हटाएं तो ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, हो रहा है ना। लेकिन इसको देखिए अगर हम वाई को हटाएं तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ना। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका रॉन्ग है। क्लियर। तो इसमें इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है हमेशा ही फॉलो किया जाएगा। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर सही है और ये जो है वो गड़बड़ है। क्लियर जी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसी में, चलिए इसको रिमूव करके अब करें स्टार्ट, इधर ही कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। हाँ जी, इज ही टेलिंग अ लाई, क्या बनेगा? इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय हिम। क्लियर जी? बाकी स्ट्रक्चर सारा वही रहेगा जो हमने एफर्मेटिव में किया। क्लियर? तो जो है सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है वो हमने अलग करना है, इसमें बाहर आएगा, वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा। इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय हिम। क्लियर? ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट टेंस में। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमने क्या किया कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हमने किया था। तो इसमें पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? वही सेम, सॉरी इंटेरोगेटिव करना है ना हमने, ये एफर्मेटिव का हो गया। इंटेरोगेटिव में एक्टिव में क्या बनेगा? हैज़ हैव जो है वो स्ट्रक्चर में पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो पैसिव बनाएंगे तो सेम वे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, फिर बीन लगेगा और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगेगा और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जो पहले क्या था? सब्जेक्ट था, प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर जी? ठीक है, तो इसका देखिए जैसे ने क्या बनाया? इज ही टेलिंग ए लाई, इधर हैज़ ही टोल्ड ए लाई, क्या बनेगा? हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाय हिम और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये हो गए आपके प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर जी? अब इसी में इंटेरोगेटिव में और देखिए हमने डिस्कस करना है। मैंने WH फैमिली आपको बता दिया कि बाकी जो हैं एज इट इज रहेंगे, ठीक है, लेकिन हु वाला केस देखिए। हु अगर इस तरह से सेंटेंस शुरू होता है तो फिर क्या बनाते हैं कि हु टीच यू। हाँ जी, तो क्या बनेगा? सिर्फ जो हु वाला सेंटेंस है वो हु से बनता है जी हुम, और बाय हुम का यूज जो है इसमें हम करते हैं और ये सेंटेंस के हमेशा शुरू में जो है वो यूज होता है। क्लियर? हु का पैसिव बनता है हुम, ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब हम इसको। क्लियर? तो लेकिन हुम जो है वो एंड में नहीं यूज करते, हम बाय हुम लगा के, मतलब हुम वाले केस में बाय जो है वो लास्ट में आने की बजाय शुरू में आता है। तो देखिए क्या बनेगा? हु से बन गया बाय हुम, यू के अकॉर्डिंग यू ही रहेगा। हाँ जी, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ आना चाहिए? बाय हुम यू आर टॉट, या बाय हुम आर यू टॉट। हाँ जी, क्या होना चाहिए? देखिए दोनों में से क्या सही है? हाँ जी, तो फिर वही सेम स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपको बताया था, ये गलत है।
और ये स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फिर वही बाय हुम को हटाइए आप, यू आर टॉट इंग्लिश क्या बन गया? एफर्मेटिव बन गया। लेकिन इधर आर यू टॉट इंग्लिश, तो ये सही है ना? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका सही है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको हमेशा इसमें डाउट रहता है, तो आपने उस चीज़ को कवर करके देख लेना है कि पीछे वाला कौन सा पोर्शन जो है वो आपका जो है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बना रहा है। आई होप आपको इंटेरोगेटिव अब बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है जी? ठीक है, बाकी रूल वही फॉलो करने हैं जो एफर्मेटिव में मैंने करवाए आपको। ओके, सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज होता है कि वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। क्लियर? WH वाले वर्ड हैं तो पहले वो आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद बाकी का सेम स्ट्रक्चर। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये आपके हो गए इंटेरोगेटिव वाले पार्ट में। प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है आज इसकी हम अब करें साथ के साथ ही। हाँ, मैं आपको सेंटेंस लिख के देती हूँ, तो आपने जो है इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना है। फिर आप इसमें चेक करिए कि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो सही हैं और कहाँ तक आपको क्लियर हुआ है रे जी। तो टेंसेस का आज हमने जो है टेंस जो है क्लियर कर लिए। नेगेटिव में नॉट का यूज आएगा, तो नेगेटिव में सेपरेट नहीं आपको करवा रही हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज में मैं आपको दे रही हूँ, तो आपने जो है उसको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए मैं सेंटेंस आपको एक आधा बता देती हूँ, जैसे शी डज नॉट टेल ए लाई। क्या बनना चाहिए इसका? देखिए ए लाई, हाँ जी, टू डज मैंने आपको बताया था, इज MR में चेंज होता है, तो ए लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। क्लियर है जी? नेगेटिव में बस वही है, नोट का यूज जो है वो वर्ब के साथ रहेगा, लेकिन अगर बी है तो नॉट बी बनेगा, बीन है तो नॉट बीन। क्लियर? मतलब बी, बीइंग और बीन ये हमेशा वर्ब के साथ ही रहेंगे। क्लियर? ठीक है, बाकी उसमें और कोई चेंज जो है वो नहीं रहता है, सिर्फ एफर्मेटिव वाला सेम स्ट्रक्चर और वर्ब से पहले उसमें नोट का यूज जो है हम करते हैं। क्लियर है जी नेगेटिव सेंटेंस का? बाकी रूल सारे सेम फॉलो करने हैं। ओके, चलिए अब देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मदर कुक्स फूड। अभी मैं एक बार क्वेश्चन लिखती हूँ, आप अपनी कॉपी पे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, बाद में मैं इनके आंसर आपको बताती हूँ और आपकी ये चेक हो जाएंगे कि आपने कितना सही किया और कितने सेंटेंसेस जो हैं आपको क्लियर हुए। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, मदर कुक food. Next, is mother cooking food? Yeah. Next, food was cooked. Next, the gardener is watering the plants. He will post my letter.
your elders. Were you doing your ड्यूटी? हाँ जी, करिए सॉल्व इसको। देखिए, फर्स्ट, मदर कुक्स फूड। हाँ जी, क्या बनना चाहिए? फूड कुक्स, फिफ्थ वर्ब आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग इज एम आर आना चाहिए। फूड इज कुक्ड बाय मदर। क्लियर? नेक्स्ट, मदर कुक्ड फूड, द फूड was cooked by mother. That's it. Next, is mother cooking food? क्या बनेगा? is food ing के अकॉर्डिंग being, थर्ड वर्ब cooked by मदर। अब नेक्स्ट देखिए, फूड वॉज कुक्ड। हाँ जी, अब वॉज भी है, थर्ड वर्ब भी है, तो दैट मीन ये क्या है? पैसिव है। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? अब इसमें बाय नहीं दिया हुआ है ना, तो आप बाय मी, बाय द कुक, कुछ भी जो है इसमें लगा के आप बना सकते हैं। तो क्या बनाएंगे? आई कुक्ड फूड। क्लियर जी? ऊपर 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, मदर कुक्ड फूड भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। क्या बनेगा? द प्लांट्स, हाँ जी, प्लांट्स के अकॉर्डिंग इधर इज है तो क्या लगेगा? इधर आर। ing है तो बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। Here, next, he will post my letter. My letter, हाँ जी, will का will ही रहेगा, will be posted by he के according him. Okay, next, do you obey your elders? बनेगा, हाँ जी, डू है तो डू के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? इज एम आर। तो नेक्स्ट है एल्डर्स। अब एल्डर्स प्लूरल है तो आर योर एल्डर्स रिस्पेक्टेड बाय यू। क्लियर? अब इसमें आप बाय यू नहीं लगाओ तो भी क्लियर है, क्योंकि यूअर से क्लियर हो रहा है, यूअर एल्डर्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अगर बाकी सब स्ट्रक्चर सही है तो अगर आपको बाय यू की ऑप्शन नहीं दी है तो उसके बिना भी ये सही है, अगर बाय यू के साथ दिया हुआ है तो भी ये सही है। क्लियर? लास्ट वन, वर यू डूइंग योर ड्यूटी। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा इसका? वर के अकॉर्डिंग वाज वर ही रहेगा, तो पीछे से उठाएंगे योर ड्यूटी। तो अब ड्यूटी क्या है? अनकाउंटेबल में आता है तो वर की जगह क्या बन जाएगा? वॉज योर ड्यूटी। ing के अकॉर्डिंग बीइंग आएगा, डू की जगह डन बन गया बाय यू। क्लियर जी? तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया टेंसेस की, एक तो बेसिक चीज़ें, वॉइस में क्या क्या उनके यूज़ होते हैं, वॉइस की बेसिक चीज़ें कि एक्टिव वॉइस कौन सा होता है, पैसिव वॉइस कौन सा होता है, कहाँ इनका हम यूज़ करते हैं,
टेंसेस के साथ इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, अगर सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव में आता है तो क्या हम इनका यूज़ जो है कैसे करते हैं। तो इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और इसको और डिटेल से देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।